जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और एक बार फिर से मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। जोहार जोहार। और देखिए, झारखंड जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है। जल जंगल जमीन की लड़ाई ही तो हुई और तब झारखंड का जन्म हुआ। झारखंड की उत्पत्ति की मुख्य वजह ही यही रही। लेकिन जमीन जमीन की लड़ाई आदिकाल से चलती आ रही है। मेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा, इसका हिस्सा, उसका हिस्सा। और झारखंड में तो जमीन के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये आपको रोज अगर आप अखबार के पन्ने पलटेंगे, आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे, टीवी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसी जमीन के देखिए, जमीन के लिए सबसे बड़ा प्रावधान यहाँ क्या था? सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट के तहत ये कोशिश की गई कि कम से कम जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी जमीन को बचाया जा सके। अब इसी के लिए एक पहल की गई है कि सीएनटी के तहत ये जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी भूमि वापसी के लिए सरकार ने एक पहल की है। और इस पहल के मद्देनजर मंत्री दीपक बिरुवा जो हैं उन्हें इसका पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल जहन में यही उठता है कि ये पहली दफा नहीं है कि कोई सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि सीएनटी के तहत जो अनुसूचित जनजाति की जमीन है, भूमि है, वो वापस कराई जाए। क्या ये आसान होगा? इसके पहले चंपाई सोरेन को भी ये जिम्मा मिल चुका था, लेकिन 1 इंच जमीन वापस नहीं आई। तो क्या इस बार ये माना जाए कि इस बार सरकार कुछ अलग एक्शन लेगी, कुछ इस बार अलग तैयारी होगी, अलग रणनीति होगी जिसके तहत ये पहल अब की गई है? क्या अलग होगा जानते हैं। देवेंद्र भैया से आप सब कुछ जान पाएंगे। बहुत अंदर खाने की बात लेकर आते हैं, तो मैं इन्हीं से पूछूंगी कि क्या इस बार कुछ अलग होगा, कोई नई रणनीति होगी, कोई प्लानिंग होगी, कि या फिर दीपक बिरुवा के हाथ कोई जादू की छड़ी दे दी जाएगी कि ये सब इतना आसान तरीके से हो पाएगा? आरती, आपने पहले ही कहा कि एक बार चंपाई सोरेन को भी हाँ, हाँ, चंपाई सोरेन भी जमीन से जुड़े हुए नेता है, बिल्कुल, आदिवासी मुद्दों पर प्रखर और अभी तो बहुत ज्यादा प्रखर है। हाँ, हाँ, बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ भी नहीं, 1 इंच तक जमीन वापस नहीं हुई थी। हाँ। इस बार दीपक बिरुवा को जमीन जमा दी गई, पीठासीन अधिकारी बनाया गया है उन्हें, और वे अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे और भूमि वापसी के जो मामले उनके सामने आएंगे। अब वो कैसे सामने आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल तो यही है। क्या वे व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे? क्या कोई कमेटी गठित होगी जो विभिन्न जिलों में टूर करेगी या इस बात का सर्वे करेगी कि कितनी जमीनें वापस गई है और उसके आधार पर एक एक्शन लिया जाएगा? वो एक्शन क्या होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे आप इन चीजों का? हाँ। क्योंकि यदि रांची का ही हालत देखें, एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ 2.5 लाख एकड़ आवास है, ऐसा अपार्टमेंट है या घर है, वो बने हुए हैं सीएनटी। अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं। तो क्या इस इमारतों को तोड़ा जाएगा? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? और जमीन, आदिवासियों की जमीन कई तरह से हड़पी गई है। एक तो भूमि अधिग्रहण का भी मामला है। भूमि अधिग्रहण में भी कई अनियमितताएं हुई हैं, जहां से उनकी जमीनें चली गई। सादा पट्टा पर खेल हुआ। नहीं, मैं एक एक करके जवाब लूंगी। भूमि अधिग्रहण की बात की आपने, तो इस अभी अगर आप 1 साल के दरमियान आप देखेंगे, या फिर नई सरकार जो अभी बनी है 2024 आखिर में और अब तक, अभी कुछ कंपनियों के साथ ऐसे कई मामले सामने आए हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर। आप बीएसएल का ही मामला अभी ताजा तरीन आप देख लीजिए। उसमें एक चीज, उसके बाद ये मसला सामने आया कि कंपनियां जमीन अधिग्रहित करती हैं, लेकिन उसके साथ एक टाइम स्पैम होता है कि अगर आपने इस दरमियान, अगर 5 सालों के अंदर अगर आपने जमीन का उपयोग नहीं किया तो जो जमीन बची है उसे आपको वापस करना होगा। लेकिन ऐसे लाखों ऐसे चीजें सामने आई हैं कि ऐसे कई कंपनियां हैं, दसों सैकड़ों कंपनियां हैं जो जमीन अधिग्रहित कर चुकी हैं। सिर्फ एचईसी बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं। क्या उन जमीन का उपयोग हुआ? वही मैं कह रही हूँ कि क्या वो जमीन वापस वो जमीन वापस नहीं की गई। तो इसकी जब मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि जहां पर इमारतें खड़ी हो गई हैं, जहां पर रिहायशी इलाका हो गया, म्यूचुअल कंसेंट से जमीन ले ली गई है, वहां से आप कैसे जमीन वापस कर पाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून बनाना एक अलग चीज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन की संभावना कितनी होगी ये देखना अलग चीज है। क्या ये 2.5 लाख एकड़, यदि आप रांची की बात करें तो 2.5 लाख आवास बने हुए हैं, यदि पूरे झारखंड को जोड़ लें तो ये तो 50 लाख के आसपास हो। हाँ। क्या 50 लाख अटिलकाओं को, आवास को, झुग्गी झोपड़ियों को, झुग्गी झोपड़ी में बने बिल्कुल, हाँ। इस सबको डिस्प्लेस करना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान रहने वाला है? और क्या ऐसा होता है तो झारखंड में एक नए टेंशन की शुरुआत नहीं होगी? और क्या
तब हेमंत सोरेन जो झारखंड का चेहरा बन के आए हैं सामने, झारखंडियों का चेहरा बन के आए हैं सामने, उनका उनके प्रति आम जनों में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या बाहर के जो आबादी आई है, और कहीं न कहीं अब वो जेएमएम का वोटर भी बन चुकी है। बिल्कुल, वो भाजपा की वोटर है, जेएमएम की वोटर है, कांग्रेस की वोटर, ठीक है जेएमएम का वोटर वह कम है, पर दलित पिछड़ों की एक बड़ी आबादी भी तो सीएनटी एक्ट में बसी है। तो क्या ये लोग का जेएमएम के प्रति एक आक्रोश नजर नहीं आएगा? और क्या तब उनके जनाधार में क्षरण नहीं होगा? क्या हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी चेहरा बन के रह जाएंगे? ये सारे सवाल नहीं, मेरा सवाल ये मतलब एक दो सवाल जो मेरे जहन में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि झारखंडी इस बात को बखूबी समझना चाहेंगे कि सिर्फ कानून लाने से नहीं होता है, नियम बनाने से नहीं होता, आप नियम को धरातल पर उतारेंगे कैसे? क्या जब पहले इसी नियम के तहत अगर जमीन वापसी की, भूमि वापसी की कवायद की गई थी, तो 1 इंच जमीन भी कहीं से नहीं ले सकी सरकार। अब ऐसा क्या होगा? मैं बस उस प्लानिंग की बात करना चाहती हूँ। हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझना चाहेंगे कि भाई इस बार नया ऐसा क्या होगा। क्योंकि अभी जिमा 2 दिन पहले मिला है, तो अभी कोई बहुत बड़ा कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। मैंने मंत्री दीपक बिरुवा से ही बात करने की कोशिश की है, वो चले गए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। पर एक बात चर्चा में आ रही है कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए, जहां जिनकी जमीन गई है वे वहां सूचना देंगे। ये ठीक है, पर सवाल है कि आपके दादा ने, आपके परदादा ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, सादा पट्टा के आधार पर जमीन दे दी थी। आज तीसरी पीढ़ी सामने आती है, कहती है जमीन बेड़ा लीगली रूप से उनका है, पर ऐसे तो बहुत सारे जमीन है ना, लाखों एकड़ में होगा। सिर्फ आप राजधानी रांची में ही देख लीजिए, आप बाकी जिलों का छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ राजधानी रांची में ही देखेंगे तो ऐसे आपको तो इतने मतलब आधे से ज्यादा, मुझे तो लगता है 80% ऐसे मामले आपके सामने होंगे जहां पर म्यूचुअल कंसेंट से जमीनें दे दी गई हैं, आज भी दी जा रही है, आज भी दी जा रही हैं। तो आप उन जमीन को कैसे वापस लेकर आएंगे? और नहीं लेना है ठीक है, पूरे फोर्स को लगा देंगे सारा, तब तो वही सोशल क्लास होगा, तो सोशल क्लैश होगा ना। सोशल क्लाश होगा। सरकार एक सोशल क्लैश की ओर बढ़ेगी। तो क्या ये एक मुझे लगता है कि अगर ये चीजें हुई, अगर आप उस लिहाज से अगर आप जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे, तो फिर ये चीजें होंगी कि फिर जमीन देंगे जान नहीं देंगे वाली जो कहावत होती है, लोग जो पीढ़ियों से रहती आ रही हैं। आप सोचिए ये आज का मसला है नहीं। झारखंड जब बिहार में था उस वक्त से लोग जमीन ले रहे हैं, पीढ़ियां बस रही हैं सादा पट्टा पर, सादा पट्टा पे। आप उसे कैसे दरकिनार करेंगे? इसके लिए एक बृहद कार्य योजना की जरूरत पड़ेगी, एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। चीजों को सिंप्लीफाई करना होगा कि अगर सादे पट्टे पर भी जमीन गई है तो उसे वापस लाने का तरीका कौन सा होगा? क्या होगा? एक बात है, आप इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने जमीनें गई है उसमें से 10 से 20% जमीन ऐसी होगी जो जबरन ली गई, निश्चित रूप से बिल्कुल होंगी, कार्रवाई होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल यह है कि इसी पिछली सरकार में, रघुवर दास की सरकार ने लैंड बैंक बनाया था, जहां सरना मसना की जमीन भी लैंड बैंक में डाल दी गई। क्या उस लैंड बैंक को अभी तक हेमंत सरकार की ओर से रद्द किया गया? लैंड बैंक को रद्द किया गया? जब उस लैंड बैंक को, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, एक अध्यादेश लाके उस लैंड बैंक को खत्म कर सकते थे, आदिवासी समुदाय को उसकी जमीन वापस दे सकते थे, वह नहीं किए। और दूसरी तरफ जहां लाखों लोग बसे हुए हैं, उसको किस प्रकार आप देंगे? तो क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? इम्प्रैक्टिकल है, और इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है कि पिछली बार चंपा सोरेन को जिम्मेदारी दी गई थी, चंपा सोरेन ने हाथ खड़ा कर दिया। नहीं तो मुझे लगता है इसीलिए मतलब ये दूसरी बार मैं आपसे पूछूंगी कि बिना किसी बड़ी प्लानिंग के, बिना किसी बड़ी रणनीति के, और वो भी बहुत सिंप्लीफाई करना होगा चीजों को, कि अगर मैं आपसे आपकी जमीन ये कहकर ले रही हूं कि नहीं ये जमीन मेरी है और मुझे सरकार को देनी है, या फिर मेरे लिए मुझे संरक्षित करनी है, तो आपकी पीढ़ियां अगर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से वहां रहती आ रही है, तो ये इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा दीपक बिरुवा जी के लिए भी, अगर वो पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए हैं। आपको मुझे लगता है कि सरकार को पहले जब चंपई सोरेन को यह जिम्मा दिया गया था, उन चीजों को भी दरियाफ्त करना होगा कि भाई वहां पर क्या मुश्किलें आई थी। उसके बाद अगर आप नई रणनीति बनाएंगे, तब जाकर ये चीजें आसान हो पाएंगी। जो विकल्प के तौर पर दिख रहा है, मुझे कंपल्शन तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये स्थिति है। देखना होगा आने वाले दिनों में, महीना दिन में, 15 दिन में दीपक बिरुवा कौन सी रणनीति के साथ आते हैं, क्या प्लानिंग उनकी होती है। क्या वे चिन्हित करते हैं कि जिन जमीनों पर विवाद है, जो जबरन हड़पा गया,
क्या उस पर सिर्फ एक्शन पर लिया एक्शन जाता है? हाँ। या वैसी जमीनें जो 100 बरस 70 बरस 50 बरस पहले एक पीढ़ी ने दिया था, उस पर दूसरी जिसने सादा पट्टा से लिया और 2-2 3-3 पीढ़ी से रहते आ रही है, अब उन जमीनों को वापस लिया जाएगा? क्या ऐसा होने वाला है? देखने वाली बात हो। चलिए हम बात कर रहे हैं, ये तो थी जमीन की बात, और जमीन की बात इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का। आदिवासी समुदाय की संवेदना इससे बिल्कुल जुड़ी और हुई यह है। एक सच है कि 5वीं अनुसूची का एरिया होते हुए पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, और इस डेमोग्राफिक चेंज में सादा पट्टा का अहम खेल हुआ है। सवाल उसकी नहीं है, कानून अपने जगह बिल्कुल ठीक है, सवाल सिर्फ कानून तो उनके लिए ही लाया गया ना कि ये चीजें बेहतर हो सकेंगी। सवाल सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच का है कि यदि ऐसा होता है तो इसका फलाफल क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन की जो चेहरा विस्तार हो रहा है, उनका एक झारखंड के हर एक सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, अब उसमें क्षरण होगा, और यदि ऐसा होगा तो क्या जेएमएम के लिए यह एक कमजोर कड़ी नहीं होगी? बिल्कुल, ये सोचना तो पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अगर सरकार ने ये सोचा है तो शायद इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होगी, जरूर कुछ होगी तैयारी। मुझे लगता है कि वैसी जमीनें जो सरना मसना की जमीन है, जिस पर कब्जा कर लिया गया है, सार्वजनिक जमीन है, आदिवासी समुदाय की ज्यादातर जमीनें सार्वजनिक होती है, गांव की होती है, वैसी जमीनों पर भी कब्जा किया। आपने हाल में देखा होगा कि जो नामकुम में जो घटना खटाल वाली वो सार्वजनिक जमीन जिस पर कब्जा किया गया, तो निश्चित रूप से ऐसी जमीनों पर कार्रवाई होगी। पर वैसी खतियानी जमीनें जो जिसे सादा पट्टा के नाम से आज से 50 बरस पहले 100 बरस पहले ले लिया गया, उस पर एक बड़ी आबादी बस चुकी है। मुझे लगता है कि उस जमीनों की वापसी अब एक चुनौती हो गया। आखिर सरकार है, सरकार कुछ भी और सरकार ने हमारा सवाल लाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप ये समझिए कि अगर ये एग्जीक्यूट, अगर इसे धरातल पर उतारा जाता है तो कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, और ये शायद आपको भी मंथन करना चाहिए कि क्या ये इतना आसान होगा। पर इसका एक सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव पक्ष अब जो इस कड़े फैसले के बाद अब जो लोग इस तरह की मंशा रखते हैं किसी एंटी जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे, उनके लिए खतरे की घंटी। और आपने बंधु तिर्की का बयान सुना होगा, जो मैंने ही किया था, नहीं किया तो भारत मित्र ने किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासी जितने दलाल हैं, जो आदिवासी ब्रोकर हैं, जो एक एक जमीन को 4-4 जगह बेच रहे हैं, सीएनटी की जमीन को बेच रहे हैं, ऐसे तमाम ब्रोकर हैं, इनको सूचीबद्ध किया जाएगा, इनको जिला बदर किया तो ये अंदर खाने चर्चा चल रही थी कि जो आदिवासी जमीन का जो हस्तांतरण हो रहा है, इसमें आदिवासी जुआ ही लगे हुए हैं। तो बंधु तिर्की ने कहा था कि इसको रेगुलेट करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो इनका निबंधन किया जाए, और यदि ये करते सीएनटी एक्ट की जमीन बेचते हैं तो जो प्रावधान है, जो नियम है, उसी थाना क्षेत्र की में बेचना है, आदिवासी समुदाय को बेचना है, कानूनी दायरे में बेचना है, पर उस कानून को बाहर जाकर यदि बिक्री होती है तो इस पर कार्रवाई हो। लेकिन एक दूसरी खबर यह भी है कि जैसा कि आपने पिछली बार भी चर्चा किया था कि हेमंत सरकार ने थाना क्षेत्र की बाधा खत्म करने का फैसला किया है। तो थाना क्षेत्र की बाधा जैसे ही खत्म होगी, बहुत सारी जमीन, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना चाहिए आरती आपको कि आदिवासी समुदाय की जो जमीन है, सिर्फ गैर आदिवासी समुदाय ने ही नहीं लिया है। अब एक दुमका का आदिवासी परिवार है, एक जमशेदपुर का आदिवासी परिवार है, वो आकर के झारखंड में रांची में बस रहा है, उसकी जमीन भी तो बिल्कुल खरीदी गई ना, अवैधानिक का उल्लंघन कर हुआ है। तो थाना क्षेत्र की बात जैसे ही समाप्त होगी तो उसको लीगलाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना, तो शायद हेमंत सोरेन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि अगर ये चीजें लीगलाइज होंगी तो फिर चीजें उधर आसान होगी। दूसरी बात है कि 1908 में जब सीएनटी एक्ट लाया गया, उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी। आदिवासी समुदाय आज भी बहुत सशक्त समाज नहीं है, नहीं। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पर तब वह और भी डिप्राइव्ड क्लास था। लेकिन इस 100-125 वर्षों में जब से सीएनटी एक्ट आया है, आदिवासी समुदाय के अंदर एक मिडिल वर्ग का उदय हुआ है। वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, ब्रोकर है, और दूसरे ऑफिसर है, आईएएस है। इनकी महत्वाकांक्षा है कि ये भी शहरों में बसे, दूसरे तमाम। तो जब गैर आदिवासी समुदाय के लिए पूरे झारखंड में जमीन खरीदने की छूट है, तो आदिवासी समुदाय के लिए बाड़ीबंदी क्यों है?
हाँ। तो इस पर एक सरकार इसके नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, सकारात्मक हाँ। पक्ष भी हो सकते हैं। पर है कि सरकार के अंदर एक विमर्श चल रहा है कि इस थाना क्षेत्र की वार्ता को समाप्त किया जाए, जिससे कि आदिवासी समुदाय अपनी जमीन को गैर आदिवासी समुदाय के लिए बेचने के लिए विवश नहीं हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि उसकी जमीन बेचना प्रतिबंधित है, तो वो क्या करता है, सादा पेटा पर बेच देता है गैर आदिवासी समुदाय को। पर यदि वही जमीन की कीमत उसी आदिवासी समुदाय का मिडिल क्लास उतना ही कीमत देने के लिए तैयार होगा, तो गैर आदिवासी परिवार को क्यों बेचेगा? हाँ। ये है इसका एक सकारात्मक ये इसका सकारात्मक तो पक्ष है। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में आपको थाना क्षेत्र की वार्ता समाप्त होने का खबर मिले। तो देखिए ये भी आपको यहीं पर मिल पाएगा, ये कि भाई देखिए क्या क्या चीजें अंदर खाने में चल रही हैं और क्या सरकार ये कोशिश कर रही है कि चीजों को कैसे चीजों का सरलीकरण कैसे किया जाए और बाध्यताएं खत्म हो। इन सबके बीच कल हमने चर्चा की थी नाम बदलने की प्रक्रिया। नाम बदलने की सही बात है। आपने ठीक कहा कि जो वीर बुद्धू भगत का नाम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदलते हुए वीर बुद्धू भगत का नाम करने की घोषणा हुई थी और उसको भाजपा ने विरोध किया था। उसके बाद अजय शाह अजय शाह ने सवाल उठाया है कि मयूरभंज वहाँ एक पुल है, झारखंड का सबसे लंबा पुल है। उस पुल का निर्माण जब हुआ था तो उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सुझाव दिया था कि इस पुल को दिसम गुरु शिबू सोरेन का नाम रखा जाए, और रखा भी गया था। अब भाजपा ये सवाल, अब कुछ मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं अजय शाह के उस सोशल मीडिया पोस्ट को देखें, समझे। उसमें वे लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये लिखा है। देखिए मैं 2-3 लाइनें बताती हूँ जो देवेंद्र भैया कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए ऐसे समय में झारखंड सरकार की ये ओछी राजनीति साबित करती है कि जेएमएम को ना तो देश की चिंता है और ना ही झारखंड के आत्मसम्मान की परवाह है। उन्होंने ये भी परिवारवाद का आरोप लगाया है सरकार पर और कहा है, ये उदाहरण दिया है कि जब मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे बड़ा पुल बना तो उसका नाम आदिवासी नायक बाबा तिलका मांझी के नाम पर न रखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के नाम पर रख दिया। इसी तरह धोती साड़ी योजना को भी मुख्यमंत्री ने अपने दादा दादी सोना सोबरन के नाम से जोड़ दिया, जबकि आदिवासी समाज के महानायकों को दरकिनार कर दिया गया। निश्चित रूप से अजय शाह जी ने इस पर एक अच्छा तर्क लेके आए हैं, पर इसके पीछे एक मंशा भी है। दरअसल आप पूरे दुमका के क्षेत्र को देखें, ऐसा तिलका मांझी के नाम से तो यूनिवर्सिटी भी है। हाँ, बिल्कुल है ना। हाँ। पर अजय शाह जी इस बार क्या करना चाह रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, इसको समझने की जरूरत। 2 खेमों में बांटने की कोशिश ऐसे आप पूरा दुमका में देखिए कि दुमका का जो इलाका है वो भागलपुर से लेकर के इस तरफ का जो इलाका पूरा के है संथाल का, तो उसमें आदिम पहाड़िया जनजाति जो पहाड़ों पर रहती है, वो माना जाता है, कई लोगों का मानना है, दावा है, मैं इसके बारे में कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा हूँ, कई इतिहासकारों का मानना है कि जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं जो पहाड़ पर रहते हैं, ये पहले आके यहाँ बसे थे। संथाल लोग बाद में बसे। वो कपास की खेती करते थे, कुछ नील की खेती करते थे, अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, विभिन्न तरह की कहानियां चलती हैं। हाँ, यही कहा जाता है कि पहाड़िया जो है वो पहले आए, पहाड़ों की तलहटी में वो बसते थे, उसके बाद धीरे धीरे संताल आए, जिनमें अंग्रेजों की कहानी उससे जोड़ी जाती है। वो अंग्रेज के पहले भी आए, अंग्रेज लोग भी कुछ लेकर के आए, मतलब धीरे धीरे वो आकर के इस इलाके में बसते गए। तो अजय शाह जी की रणनीति बिल्कुल साफ है। संथाल का सबसे बड़ा चेहरा, आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा वो हेमंत सोरेन है, संथाली खुद है वे। पर अब वो जमरा पहाड़िया की बात करके या बाबा तिलका मांझी की बात करके वे पहाड़िया जनजाति को सामने ला रहे हैं, और वो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकली चाहते हैं कि अब आदिवासी समुदाय यहाँ 2 खेमे में बटे, और एक खेमा तो ठीक है, संथाल उनकी ओर नहीं आ रहा है, एक खेमा तो उनकी ओर आ जाए, ये रणनीति है, कोशिश है। पर एक चीज भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिस बाबा तिलका मांझी की बात की जा रही है, उनके बारे में कई तरह की कहानियां हैं। आप नरेश मुर्मू जो इंटरनेशनल संथाल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनसे बात कीजिए तो वो कहेंगे कि तिलका मांझी संथाल थे। लेकिन जब आप
दूसरे घनश्याम पाल ने हाल में एक किताब लिखी है, उसमें उनका दावा आदि विद्रोही तिलका मांझी, आदि विद्रोही, तो उसमें वो दावा करते हैं कि तिलका मांझी जो है से पहाड़िया है। राकेश सिंह एक किताब लिखते हैं, वो उसमें वो दावा करते हैं कि तिलका मांझी जो है से पहाड़िया जनजाति के हैं। शैलेंद्र महतो दावा करते हैं कि तिलका मांझी पहाड़िया जनजाति के हैं। मैं एक कदापि नहीं कह रहा हूं कि तिलका मांझी पहाड़िया जनजाति के हैं या जो इतिहासकार और दावेदार हैं उनके हिसाब से, जो विभिन्न इतिहासकार हैं, मैं उनका सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, है ना। लेकिन तिलका मांझी निश्चित रूप से चाहे वो आदिम पहाड़िया जनजाति के हो या संथाली हो, मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है, इस विवाद में मेरा कोई पक्ष भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा चेहरा जरूर, आप याद कीजिए दुनिया का सबसे बड़ा आदि विद्रोही कहाँ का था? रोम का, जिसका नाम था स्पार्टकस। तिलका मांझी को या फिर बनाम जबरा पहाड़िया, जो भी कह ले, इसे झारखंड का आदि या हिंदुस्तान का आदि विद्रोही कहा जाता है। ये वही याद कीजिए कि 1977 में पूरे झारखंड बंगाल प्रोविंस था, उसमें अकाल पड़ा था, और अकाल की तीव्रता इतनी थी कि दावा किया जाता है कि उस वक्त वहां का मतलब बंगाल प्रोविंस, जिसमें अभी का झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, सारे लोग उसी में थे, उसकी 1/3 की मौत हो गई थी। पूरी आबादी की 1/3 की मौत हो गई थी। उस समय जबरा पहाड़िया ने अपनी बगावत की थी। और जो अंग्रेज अफसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ऑगस्टस क्वींसलैंड, उसको तार के पेड़ पे चढ़ के कहा जाता है कि वो गुलेल से मार दिया था। उसके बाद बदले की कार्रवाई होती है, और बदले की कार्रवाई में उन्हें आयरकुट को भेजा जाता है। आयरकुट आते हैं और किसी तरह से उस बगावत पर कंट्रोल करते हैं, उसमें फूट डालते हैं, और जबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबरा पहाड़िया को कई किलोमीटर माने मीलों तक 4 घोड़े में बांध कर घसीटा जाता है। उसके बाद भागलपुर लाया जाता है। दावा किया जाता है कि उस वक्त भी वे जिंदा थे, और उसके बाद उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जबरा पहाड़िया या तिलका मांझी जो भी है, निश्चित रूप से झारखंड का एक बड़ा चेहरा है। और इस बार अजय शाह जी ने एक वाजिब सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, पर इस सवाल के पीछे, लेकिन इस सवाल फिर कल जिस बात पे हमने चर्चा की थी, वो सवाल फिर यहाँ भी जुड़ता है ना भैया। सवाल ये है कि अगर आज आप तिलका मांझी की बात कर रहे हैं और शिबू सोरेन के नाम को उनके साथ जोड़ रहे हैं, तो जिस वक्त आप DSP-MU की बात कर रहे थे, उस वक्त आप ये नाम क्यों भूल गए थे? उस वक्त क्यों भूल गए थे आप सियासत के 2 चेहरों को आप एक साथ लाकर बिठाइएगा, तो फिर यही कहना होगा कि आप अपने चश्मे से अपनी तस्वीरें देख रहे हैं, और जब दूसरों की बारी आई है तो चश्मे का नंबर बदल जाता है। या फिर कल यदि भाजपा की सरकार आती है, तो क्या भाजपा यह दावा करती है कि दिसुम गुरु के नाम से जो पुल का निर्माण उसे बदल देगी? क्या वो जोखिम लेगी? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, और होना भी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो पेनिट्रेट करे दूसरे समूहों में, ताकि उसके वोट बैंक में विस्तार हो। अजय साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं। गुनाह क्या है? वो अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन सवाल वाजिब है। हमारा सवाल वाजिब है कि तब भाजपा ने ऐसा क्यों नहीं किया था? आज उसे तिलका मांझी क्यों सूझ रहा है भाई? आज याद आ रही है बाबा तिलका मांझी की, जब हेमंत सोरेन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है इधर बुद्धू भगत के नाम से बदलाव करके, तो ये काम वो पहले कर सकती थी। हमें लगता है कि भाजपा कहीं न कहीं झारखंड की मिट्टी की जो खुशबू है ना, उसे समझने में चूक कर जाती है। उसे बहुत बाद में इस बात और अब उसे तलाशना शुरू कर रही है, कुरेदना चाह रही है। बाद में एहसास होता है कि उसके हाथ से मिट्टी खिसक रही है। इसी स्थिति में भाजपा फंसी। चलिए, अब भाजपा का क्या है क्या नहीं, ये तो अब 5 साल आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। बीजेपी को ये 5 साल उसके लिए बहुत अहम है कि बीजेपी क्या कुरेद कर निकाल पाती है, और इस पॉलिटिकल पेनिट्रेशन में उसके हाथ क्या लग पाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा मसला है कि नाम बदलने की बजाय अगर काम हो धरातल पर, तो शायद ये झारखंड और झारखंड वासियों के लिए नाम बदलने के चैंपियन भाजपा रही है। अब उसे बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि सक्सेसर है बाकी पार्टियां इनके लिए।
चलिए, आज मेरे साथ और देवेंद्र भैया के साथ इतना ही। बाकी कुछ और खबरों की खबर लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, ताकि आप देखिए, समझिए, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जहां पर आपको ऐसी खबरें मिल पाएंगी, खबरों के तह तक जाने का आपको मौका मिल पाएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जोहार। शुक्रिया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।